ओके, तो स्टार्ट करते हैं योरपीडिया के ऊपर डेली करंट अफेयर का सेशन 27 जून का। कुछ न्यूज़ लेके आया हूँ। चाइना बिल्डिंग हेलीपैड इन पेंगोंग। चाइना छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे कर रहा है। पेंगोंग इज द न्यू लेक, जहाँ पे साओ पेंगोंग लेक है, वहीं पे हेलीपैड बनाने की ट्राई कर रहा है। काफी ज्यादा अपनी फोर्सेस वहां पे उसने इकट्ठी की हैं। सेडिशन का चार्ज लगा है एक पुराने कांग्रेस एमएलए के ऊपर। उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोला है चाइना और इंडिया की सिचुएशन को लेके। कोविड की डेथ्स तो महाराष्ट्र में कम हो रही हैं, लेकिन नए केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। पंजाब स्टेट में फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी वुमेन बनी हैं, उनके हस्बैंड डीजीपी हैं। तो कपल हेड है पुलिस का एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। हाईएस्ट कोविड रिकवरी रेट जो हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। क्या ऐसे काम किया राजस्थान गवर्नमेंट ने, देखेंगे। फ्यूल प्राइसेस क्यों बढ़ रहा है? जब इंटरनेशनल में प्राइस कम है तो फ्यूल का प्राइस इंडिया में क्यों बढ़ रहा है? एंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में आती है, फाइनेंस कमीशन। 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसकी मीटिंग हुई अपनी एडवाइजरी काउंसिल को लेके। फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंस के बारे में फॉर्मूला बनाता है, और ये प्लानिंग कमीशन, जिसको अब नीति आयोग बोलते हैं, उससे डिफरेंट है। ये बेसिकली नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, तो उसके बारे में ये बात करता है। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है वो प्लानिंग कमीशन उसको देखता है, एंड वेल प्लान्ड 5 ईयर प्लान्स वगैरह जो बनाता है वो प्लानिंग कमीशन बनाता है। और फाइनेंस कमीशन एक कंस्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हर दिन न्यूज से पहले जैसे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा नंबर देखते हैं। 5 बड़ी कंट्रीज: यूएस 24 लाख, ब्राजील 12 लाख, रशिया 6.25 लाख के आसपास, इंडिया आस्ता आस्ता 5 लाख की तरफ बढ़ रहा है, एंड उसके बाद यूनाइटेड किंगडम 3,10,000। तो यूनाइटेड किंगडम ने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। तो 5 लाख से ऊपर अभी जल्दी ही स्टेट्स कितनी हो जाएंगी? एक इंडिया, एक रशिया, एक यूएस और एक ब्राजील। ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग मर चुके, 1 करोड़ कंफर्म केसेस हैं, और 5 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में, 500,000 लोग मर चुके हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 5 लाख के आसपास टोटल केसेस हैं, डेथ हो चुकी हैं 15,000। एंड इंडिया में सबसे बड़ा नंबर 1.5 लाख महाराष्ट्र, उसके बाद आता है दिल्ली 74,000 के आसपास, 70,000 तमिलनाडु है। उसके बाद अगर मैं स्टेट की बात करूं तो गुजरात स्टेट आती है, उत्तर प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, वेस्ट बंगाल आता है। ये कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। ये 26 जून का डाटा है। अब चलते हैं न्यूज की तरफ। पेंगोंग लेक है जहां पे चाइना एक हेलीपैड बना रहा है। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में पड़ता है पेंगोंग। एंड अभी पीछे बात चल रही थी, जो 20 सोल्जर्स हमारे मरे थे गलवान वैली में, उसके बाद कुछ डिस्कशन हुआ था इंडिया और चाइना में, लेकिन चाइनीज जो है वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, वो बात कर नहीं रहे हैं। और उन्होंने अभी भी अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने की ट्राई की हुई है। पेंगोंग सो एरिया, पेंगोंग सो एक लेक है जहां पे उन्होंने अपना पोजीशन कंसोलिडेट करने की ट्राई की है। इस लेक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, वो ये है कि इसमें फिंगर्स, फिंगर्स मतलब जो हाथ की फिंगर्स होती हैं, ऐसी कुछ शेप है वहां पे। तो ये पूरी लेक इंडिया के पास नहीं है, मेरे ख्याल से इंडिया के पास इसका 1/4 पार्ट है, और 3/4 जो है वो चाइना के पास है। कितना पार्ट है चाइना के पास वो बाद में देखेंगे। तो कुछ रीजन चाइना के अंदर आता है और कुछ इंडिया के अंदर आता है। बहुत बड़ी लेक है ये। तो इसके कुछ फिंगर्स हैं, तो फिंगर 4 के ऊपर अभी हेलीपैड बना रहा है। तो कौन से फिंगर 1, फिंगर 2 कौन सी लेक से रिलेटेड है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये पेंगोंग सो लेक है। कहाँ पे है पेंगोंग सो लेक? लद्दाख में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और फिंगर 4 के ऊपर हेलीपैड बना रहा है चाइना। और चाइना अभी भी अपना क्लेम कर रहा है कि ये सारा मेरा है। और चाइना ने डिसइंक्लिनेशन शो किया है कि जो अप्रैल में हमारा स्टेटस था, उसी स्टेटस पे दोबारा जाने से वो इनकार कर रहा है। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि चाइना ने हमारा टेरिटरी में एंटर नहीं किया है, चाइना लेकिन वहां पे अभी भी इन जगहों पे अपनी पुलिस या अपनी जो फोर्सेस है उसको लेके आ रहा है। अब जो पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तान जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी इसकी चाइना की है, पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी इसको बोलते हैं, वो पेट्रोलिंग करती रहती है रेगुलरली यहाँ पे फिंगर 3 रिज की तरफ। ये
पेट्रोलिंग करती है और ये बोलती है कि इंडिया के पास फिंगर 2 है, तो आप फिंगर 2 की तरफ चले जाएं, फिंगर 3 एंड फिंगर 4 की तरफ ना आए। फिंगर 2 और फिंगर फिंगर 1 फिंगर 2 इंडिया की तरफ है, उसके बाद की सारी फिंगर्स चाइना की तरफ को हैं और फिंगर 4 पे हेलीपैड बना रहा है। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, ये फिंगर्स वगैरह कौन सी लेक की बात है, पेंगोंग सो लेक। ये कहाँ पे आता है, ये लद्दाख में आता है। किस कंट्रीज के बीच का इशू है ये, इंडिया और चाइना के बीच का। चाइना की जो आर्मी है उसको क्या बोलते हैं, पीएलए बोलते हैं। इंडिया के पास कौन सा फिंगर है, फिंगर 1 फिंगर 2, और चाइना कौन से फिंगर पे हेलीपैड बना रहा है, फिंगर 4 पे बना रहा है। ये देखिए जरा, इसमें मैप पे देखिए, दौलत बेग ओल्डी, ये रिसेंट यहाँ पे भी उन्होंने ट्रेवल किया था, हॉट स्प्रिंग एरिया में ट्रेवल किया है, गलवान वैली में तो सारे के सारा ट्रेवल किया ही हुआ है। और ये पेंगोंग सो लेक तुम देख पा रहे हो, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन की तरफ से निकलती है और लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करती है। तो यहाँ पे फिंगर 2 एंड फिंगर 4 के बीच में झगड़ा चल रहा है। ये ले से होती हुई कौन सी रिवर जाती है, इंडस रिवर ले से होके जाती है। श्योक रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है और सबसे ऊपर है ये जम्मू एंड कश्मीर में टॉप पे। कारगिल एंड ले दो यूनियन टेरिटरीज हैं, सॉरी ये हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख के। डी एस्केलेशन में इंटरेस्टेड नहीं है चाइना, पेंगोंग से अपने पीछे चले जाओ, वो इंटरेस्टेड नहीं है। और इंडिया का मेन बेस जो है वो फिंगर 3 की तरफ को है, अराउंड 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ करंट चाइनीज डिप्लॉयमेंट। चाइनीज डिप्लॉयमेंट किस तरफ को है, फिंगर 4 की तरफ को है। और इंडिया का मेन बेस किस फिंगर के पास है, फिंगर 3 के पास है। तो फिंगर 1 फिंगर 2 फिंगर 3 जो है वो इंडिया का ये हो गया। और एरिया में जो ट्रबल चल रहा है वो फिंगर 3 फिंगर 2 एंड फिंगर 4 के बीच में सारे का सारा झगड़ा यहाँ पे चल रहा है। तो दोनों जो ये बैठी हैं फोर्सेस वो 500 मीटर के डिस्टेंस पे बैठी हैं। तो जैसे डोकलाम में हो गया था, अब यहाँ पे ये लेक में ये सारे का सारा झगड़ा इनका क्रिएट हो गया, पेंगोंग लेक। तो ये देख रहे हैं फिंगर 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर 4 अलग कलर से दिखाई गई है और ये दूसरी अलग कलर से दिखाई गई है कि चाइना के पास ये है और इंडिया के पास ये है। लेकिन अब फिंगर 4 में हेलीपैड बना रहा है चाइना। तो मैंने आपको बताया था कि चाइना के पास भी ये लेक है और कुछ पार्ट इसका इंडिया के पास है। तो ये जो फिंगर 2 है यहाँ पे तो इंडिया का है ही, अभी चाइना बोल रहा है तुम फिंगर 2 के पास चले जाओ। फिंगर 3 भी इंडिया बोल रहा है फिंगर 3 हमारा है और चाइना फिंगर 4 में हेलीपैड बना रहा है। तो यही झगड़ा यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए लेक के साथ ये फिंगर्स जो मैंने आपको डिस्कस किया, तो फिंगर्स कौन से इसमें आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट ने, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एक्स जो एमएलए हैं वहां पे, उनको सेडिशन के चलते, देशद्रोहिता के चलते उनके ऊपर केस चलाया, उनको एक बुक किया है, एफआईआर लॉन्च की है उनके अगेंस्ट। और ये एक्स एमएलए नीरज भारती हैं जो पहले चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और इन्होंने बेसिकली कुछ फेसबुक के ऊपर ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स डाली थी जो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म था, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का क्रिटिसिज्म था। अब एग्जाम के हिसाब से समझ लेते हैं कि सेक्शन, ये सेडिशन लगता किस सेक्शन में है। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 124 ए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 124 ए सेडिशन है। और 153 ए जो है वो प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। तो ये कुछ आपके वो हैं जो इंडियन पिनल कोड के आपको सेक्शन याद रखने हैं। जैसे कर्फ्यू भी जो लगता है वो इंडियन पिनल कोड के तहत लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे तुम आर्टिकल याद रखते हो वैसे ही इंडियन पिनल कोड के कुछ सेक्शन भी याद रखने हैं। जैसे बोलते हैं ना मूवीज में धारा 302 लग जाएगी, 302 आपके ऊपर सेक्शन लग जाएगा, 302 सेक्शन इंडियन पिनल कोड का है। तो कौन से दो सेक्शन याद रखने हैं, 124 ए और 153 ए। 124 ए 153 ए किससे रिलेटेड है, ये दोनों ही रिलेटेड हैं आपके सेडिशन के साथ। 124 है और एनिमिटी प्रमोट करना 153 ए है। इसको पढ़ेंगे, ये सेडिशन से रिलेटेड एक हमारा सेक्शन है। अच्छी न्यूज ये है कि महाराष्ट्र में डेथ का ट्रेंड तो कम हुआ है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ डेथ, लेकिन केसेस का ट्रेंड अभी भी बढ़ रहा है। ये जो तुम मैप देख रहे हो कोविड का, ये डेथ का मैप है कि कितने लोगों की डेथ हो रही है पर डे, उसका तो नीचे गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, अभी हमने ऊपर देखा, सबसे ज्यादा केसेस 1.5 लाख के आसपास केस जो है महाराष्ट्र में ही हैं। और ये सबसे बड़ी स्टेट है जिसमें कोविड के मैक्सिमम केसेस हैं। और डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, मतलब डेथ का ट्रेंड डिक्लाइनिंग है, लेकिन अभी भी जो नंबर है केसेस का वो बढ़ रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है कि साहब डेथ तो कम हो रही है लेकिन नंबर बढ़ रहा है? रीजन ये कि अब आप अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे पा रहे हो जो पेशेंट हैं, ऑक्सीजन इक्विप्ड बेड्स दे पा रहे हो, अर्ली टेस्टिंग कर पा रहे हो, नए ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हो,
और मेडिकल इंटरवेंशन तुम प्रॉम्प्ट करवा रहे हो, ये सब चीजें बेसिकली उसका एडवांटेज मिल रहा है। महाराष्ट्र में अभी भी इंडिया के सबसे ज्यादा कोविड केसेस हैं और डेथ टोल सबसे ज्यादा है, इतनी डेथ हो चुकी है और इतने ज्यादा केसेस वहां पे हैं। अब नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। आप देख रहे हैं जो मैडम जो यहाँ पे बने हैं चीफ सेक्रेटरी, वो उनका नाम है विनी महाजन, पंजाब के पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी। शी इज द आईएएस ऑफिसर ऑफ 1987 बैच एंड हर हस्बैंड is a DGP in the same state, Dinkar Gupta. He is a DGP in Punjab only. So the couple has acquired the both chief administrative and police seats in Punjab. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों डीजीपी ऑफ चीफ सेक्रेटरी हैं। ओके, अब राजस्थान स्टेट न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कोविड रिकवरी रेट देखने को मिला है और रिकवरी रेट की मामले में 79 ऑलमोस्ट 80% रिकवरी रेट राजस्थान में हुआ है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में ये रिकवरी रेट आपका 58% है। तो सब राजस्थान इतना रिकवरी रेट में आगे क्यों है, ऐसा क्या हो गया कि राजस्थान में रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। ओके, राजस्थान का रिकवरी रेट मैंने आपको रेट बता दिया, थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से याद रखना कि इंडिया का और राजस्थान का रिकवरी रेट वगैरह कितना है। और इसका कारण क्या हो सकता है कि तुम टेस्टिंग अग्रेसिवली कर रहे हो, और ये सबसे बड़ा कारण है रिकवरी रेट होने का। ऑब्वियसली अगर इन टाइम टेस्टिंग कर ली तो तुम उनको जल्दी से आइसोलेट कर देते हो, आइसोलेट कर देते हो तो सब वो जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा रीजन है मेरे को लगता है रिकवरी रेट का। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, राजस्थान किस स्टेट का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है, इंडिया का रिकवरी रेट कितना है, वर्ल्ड का रिकवरी रेट कितना है, मैंने एक न्यूज में डिस्कस किया था, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, साउथ चाइना सी में चाइनीज अग्रेशन है और साउथ चाइना सी का मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे मैं डिस्कस कर नहीं रहा इसको डिटेल में। साउथ चाइना सी जो है एक चाइनीज ने वहां पे मेन अपना बनाया हुआ है कि ये पूरे का पूरा एरिया मेरा है। और अभी वियतनाम एंड फिलीपींस ने बेसिकली साउथ चाइना सी में ये कंसर्न शो किया है कि यहाँ पे चाइना जो है वो स्पेशली कोरोना वायरस के टाइम पे यहाँ पे ये ट्रबल क्रिएट कर रहा है। एक आसियान एक कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो मैं आपके साथ अलग से साउथ चाइना सी का इशू एंड आसियान ये दो डिस्कस करूंगा। वर्ल्ड में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज में रहती हैं, जैसे आसियान उनमें से एक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, चाइना दूसरी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर कर रहा है। देखो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये बेसिकली मैरीटाइम मतलब सी के साथ रिलेटेड टर्म है कि कहां तक मेरा सी है। जैसे अगर इंडियन ओशन में बोला जाए कि साहब इंडिया का सी कहां तक है, कहां तक इंडिया की टेरिटरी के अंडर उनका आएगा, इंडियन नेवी उसको देखेगी, वो टर्म एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है। तो चाइना दूसरी कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर कर रहा है, जो सही बात नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे एक और रिलेटेड टर्म आई है कि जो यूनाइटेड नेशन के कुछ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उससे रिक्वेस्ट भी किया गया है कि चाइना जो जिंगजियांग प्रोविंस है, तिब्बत प्रोविंस है, वहां पे जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ ठीक नहीं कर रहा, ह्यूमन राइट वॉलेशन कर रहा है। हांगकांग के अंदर चाइनीज ठीक नहीं कर रहा है। हांगकांग में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जहां पे जब ब्रिटिश छोड़ के गए थे 1997 में, तो हांगकांग को ये बोला गया था कि वन नेशन एंड टू सिस्टम्स वहां पे रहेंगे, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहेगा। लेकिन चाइना वहां पे इवन केमिकल एजेंट यूज करता है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, असॉल्ट होता है वुमेन प्रोटेस्टर्स के ऊपर। तो चाइना का जो वो है ट्रैक रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स के मामले में बहुत ही पुअर है, और इसीलिए बहुत सी कंट्रीज अब चाइना के अगेंस्ट, यूरोप एंड अमेरिका चाइना के अगेंस्ट हुआ है। सो ये सब चीजों के चलते चाइना के अगेंस्ट लोग बोल भी रहे हैं कि दिस इज नॉट गुड। जिंगजियांग प्रोविंस में भी ऐसा सब चीज वहां पे देखने को मिला है। सो साउथ चाइना सी में चाइना का इंटरफेरेंस एंड आसियान कंट्रीज क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। मैं एक्सक्लूसिव इसको डिस्कस करूंगा। 80 रुपया हो गया है पेट्रोल एंड डीजल। पहली बार डीजल का रेट पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। आप डीजल की गाड़ी लेते इसलिए थे कि डीजल सस्ता होता था, लेकिन अब वो महंगा हो गया है।
और स्पेशली उस टाइम पे महंगा हुआ है जब वर्ल्ड ओवर क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत कम है। और इसका मेन रीजन महंगा होने का अगर हमसे कोई पूछेगा तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ा दी है, 10 रुपए और 13 रुपए बढ़ा दी है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो भी रहा है, बोलते हैं कि ऑयल जो मार्केट ड्रिवन है, मार्केट ड्रिवन मीन जो ऑयल बेचने वाली कंपनीज हैं जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, तो ये जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं ये जितना मार्केट में रेट चल रहा होता है उसके हिसाब से पेट्रोल ये बेचते हैं। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है इसलिए ये महंगा हो गया है। तो उसमें 8 रुपया तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा हुआ है, मतलब एडिशनल टैक्स ऑन टैक्स, रोड एंड सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस इस पे लगा हुआ है। ऑयल कंपनीज जो हैं वो जितना भी अभी एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है वो कंज्यूमर से ही चार्ज कर रही हैं। इससे चलते लेकिन ट्रबल क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक टर्म है जिसका मतलब होता है महंगाई। तो कंटिन्यूअसली महंगाई बढ़ती चली जाएगी। और आप जानते हैं डीजल की कॉस्ट बढ़ गई, साफ मतलब सब कुछ की कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रक है या हमारा जो इसेंशियल सर्विसेज का जो ट्रांसपोर्टेशन होना है वो सारा डीजल व्हीकल से होता है। तो सारा कुछ महंगा हो जाना चाहिए, मतलब हो जाएगा। जैसे दूध हो गया, ये बाकी इसेंशियल आइटम, फ्रूट वेजिटेबल सब महंगा हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और ये एक्चुअली उस टाइम पे महंगा हो रहा है जब सारा बिजनेस शट डाउन हुआ पड़ा है और सारे लोगों की जॉब चली गई हैं और पे का भी कट लगा है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए पर्सनल व्हीकल में ट्रेवल करने को प्रेफर कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर ये बढ़ जाएगा पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट, वो आम आदमी के लिए ठीक नहीं है। दिस इज द मीनिंग। अब सब अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे S&P ग्लोबल रेटिंग कंपनी है जिसने ये बोला है कि इस बार तो इंडिया को डीप ट्रबल है ग्रोथ में, इकोनॉमी ग्रोथ बहुत ही पुअर रहेगा, इंडिया की इकोनॉमी इज इन डीप ट्रबल और डिफिकल्टी इन कंटेनिंग वायरस, और बहुत सी पॉलिसीज गवर्नमेंट को बनानी पड़ेंगी और उसके चलते इस बार तो हालत खराब है। लेकिन 2021 में दोबारा से इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रिकवरी करेगी। अब ये पता नहीं बेस इफेक्ट होगा कि जैसे इस बार अगर नेगेटिव ग्रोथ चलेगी -4 और अगले साल अगर 2% भी ग्रो किया तो बोलेंगे सब 6% की ग्रोथ मिल गई, तो वो एक बेस इफेक्ट ना हो जिसके चलते हम बोल रहे हैं कि 2021 में रिकवरी होगी। तो ये एक ट्रबल है। तो कंट्री का इन्वेस्टमेंट ग्रेड तो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड चला गया है एज ऑफ नाउ। इन्वेस्टमेंट में अगर कोई इंडिया में कोई कंपनी बाहर की फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इंडिया इज नॉट अ गुड डेस्टिनेशन एज पर इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तो S&P जैसी जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड भी देती हैं किसी कंट्री को। तो इंडिया की इकोनॉमी डीप ट्रबल में है और ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 5% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। लेकिन बाद में 2022 में 21-22 में दोबारा से वापस आएगी और 22 में बोल रहे हैं जीडीपी 8.5% ग्रो करेगी। ये इन्होंने न्यूज निकाला है। ओके, अनदर इकोनॉमी न्यूज है कि फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई जाने के बाद अब डिप करना स्टार्ट किया है। तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है, ये इकोनॉमी की टर्म है जो बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आरबीआई ने बताया कि 19 जून को भाई साहब हमारे पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व था, $505 बिलियन रिजर्व था। अब वो कम होना स्टार्ट हुआ है। कम होने के कुछ रीजंस हैं, जैसे अब हमारे पास आउटफ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे इनफ्लो होता है फंड का, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे आई थी अब वो वापस जाना स्टार्ट हो गई है कोविड के चलते। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये क्या चीज होती है डिस्कस करेंगे। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अब वो वापस जाना स्टार्ट हो गए हैं। नंबर 2, जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो अब राइज होना स्टार्ट हो गया है, जिसके चलते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब कम हो रहा है। ये आपके पास पैसा होता है जो आपने रखा होता है, लेकिन अब अगर इंपोर्ट करना है और महंगा हो गया इंपोर्ट तो आपके पैसे खर्चा हो जाएगा, जिससे फॉरेक्स रिजर्व आपका कम हो जाएगा। और आरबीआई जो है वो ये डेटा रिलीज करता है। तो गोल्ड रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन टर्म्स को आरबीआई देखता है और ये आपकी कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन को भी रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आपके पास इतना पैसा पड़ा है और जैसे पेंडेमिक कोविड पेंडेमिक हो गया, अगर आपके घर में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि साहब मैं 1-1.5 साल गुजारा चला लूंगा। ये चीज उसका आती है। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो एक्सपेंशन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो अभी कम हो गई है, कौन से पैरामीटर्स हैं। तो पहले बड़ा क्यों था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का इनफ्लो हुआ था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आई थी। मतलब जिन लोगों ने इंडिया में इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया था कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इसमें पैसा लगाओ, तो एक तो ये रीजन था।
दूसरा, क्रूड ऑयल का प्राइसेस कम हो रहा था, तो ऑब्वियसली हमारे पैसे बच जा रहे थे। और अब जो मेन रीजन है वो इम्पैक्ट है कोविड का ट्रेड के ऊपर और लेसर इंपोर्ट। हाँ, ये भी जब इंपोर्ट लेस हो रहा था, शुरू शुरू में इंपोर्ट कम हो रहा था, तब क्या हो गया था कि आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए थे। इंपोर्ट होना ही नहीं, आपने कुछ मंगवाना ही नहीं है, तो आप पैसा खर्चोगे क्यों? जैसे सपोज आपके घर में 1 लाख रुपए पड़ा है, तो आजकल आप गाड़ी नहीं चला रहे हो यार, आजकल आप कोई शॉपिंग नहीं कर रहे हो, बाहर खाने के लिए नहीं जा रहे हो, तो आपके पैसे बच जाएंगे। वही कुछ चीज है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मीन्स, जो हमारे पास पैसा पड़ा है फॉरेन एक्सचेंज का बिलियन डॉलर्स, वो हमारे पास पड़े हुए हैं, तो ये बढ़ता चला गया। अब ये कम क्यों हो रहा है? कम इसलिए हो रहा है कि अब लोगों ने पैसा निकाल के वापस जाना स्टार्ट कर दिया, तो ये कम हो रहा है। तो ये एक न्यूज है, एग्जाम में न्यूज आएगा तो क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का मैक्सिमम कहां तक पहुंचा था, 505 बिलियन डॉलर। फिर अब ये कम हो रहा है और इसको डेली बेसिस पे हम देखते रहा करेंगे कितना हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर ज्यादा हो तो आपकी इकोनॉमी को कुशन मिलता है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर करने के लिए आपके पास पैसे होते हैं और आपकी करेंसी स्टेबल होती है। अब भाई साहब लास्ट न्यूज फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। 15वां फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हुई है और 15वीं फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है एनके सिंह, और इन्होंने अपने एडवाइजरी काउंसिल के साथ मीटिंग की है, ऑनलाइन मीटिंग हुई है उनकी। और एडवाइजरी काउंसिल्स डिस्कशन किया कि इंडिया की सिचुएशन क्या है इकोनॉमी की। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब ऐसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा तो है नहीं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, इसलिए अगला टाइम डिफिकल्ट टाइम आएगा। तो पेंडेमिक का इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या होगा, फिजिकल पोजीशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की क्या होंगी, ये बहुत ही अनसर्टन है। सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स जितने भी हैं उनको अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो पूरी तरह से सप्लाई चेन बेसिकली आपकी रिस्टोर नहीं हो रही है, इसलिए आपका बिजनेस वगैरह नहीं चल रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहे हैं तो उसमें मुश्किलें आएंगी। टैक्स कलेक्शन जो है वो पेंडिंग में पेंडेमिक से अफेक्ट होगा, तो गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कहाँ से आती है, टैक्स से आती है। तो गवर्नमेंट की इनकम अगर टैक्स से आती है तो वो गवर्नमेंट की इनकम गवर्नमेंट को मिलेगी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को लोगों का ख्याल भी रखना है, गवर्नमेंट को खर्चा भी करना है, तो साहब गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी। ये फाइनेंस कमीशन ने एक चिंता बताई है कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे जो डेफिसिट है और डेब्ट है गवर्नमेंट का, उसका भी इम्प्लीकेशन इन्होंने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के पास पैसे कम हो गए तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। सो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ कि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कहाँ से आएंगे। तो एक्सपेंडिचर में जितना भी हेल्थ के ऊपर लोगों को सपोर्ट करना है वो सारे खर्चे गवर्नमेंट के बढ़ेंगे। अब फाइनेंस कमीशन कौन से वाला है सर, 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उसके चेयरमैन कौन है, एनके सिंह है। होता क्या फाइनेंस कमीशन सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के अंडर मेंशन्ड है, और इसको प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। और इनको बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन का, फाइनेंशियल रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में देखने, जो भी टैक्स इकट्ठा होता है उसमें कितना परसेंट सेंटर को जाएगा, कितना परसेंट स्टेट को जाएगा, ये सारा फाइनेंस कमीशन बताता है। और ये फाइनेंस कमीशन क्रिएट किया गया था अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 280, लेकिन इसके लिए एक एक्ट बना है फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951। एंड ये हर 5 साल के लिए बनता है और इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। और 15वां जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके चेयरमैन है एनके सिंह, जो पहले प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर थे। तो दो तरह की चीजें होती हैं, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, लेकिन प्लानिंग कमीशन का नाम अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो आई होप आपको इस आज के दिन की न्यूज में कुछ इंफॉर्मेशन मिला हो। तो फिंगर्स का रिलेशन पेंगोंग के साथ है, सेडिशन आज जो है सेक्शन 124 इंडियन पेनल कोड में आता है। ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया में जिसमें हाईएस्ट आपका पेनिट्रेशन है इसका कोविड का, महाराष्ट्र। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें पहली वुमेन एंड उनके हस्बैंड डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी हैं, दैट इज पंजाब। हाईएस्ट कोविड रिकवरी रेट कितना है, ऑलमोस्ट 80% के पास राजस्थान में। फ्यूल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज टैक्स की वजह से बढ़ रहे हैं। और फाइनेंस कमीशन कौन सा चल रहा है, 15वां चल रहा है, एनके सिंह इसके चेयरमैन है। इसका एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं, आर्टिकल 280 के अंडर आता है, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसका फॉर्मूला देता है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हों। जून मंथ के अंदर जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत जल्दी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिवाइज इट एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू।